नमस्कार। डीडी कहानी वॉइस चैनल में आपका स्वागत है। हमारी आज की कहानी का नाम है कभी जो अपने थे। मोहल्ले में जिसने भी सुना उसकी आंखें हैरत से फटी की फटी रह गईं। रघुदास मर गया। हैरत की बात ये नहीं कि मरियल रघुदास मर गया, बल्कि ये थी कि वो पत्नी के लिए पूरे 5.5 लाख रुपए छोड़ गया है। कोई सोच भी नहीं सकता था कि पैबंद लगे अधमैले कपड़े पहनने वाले, रोज पुराना सा छाता बगल में दबाकर सवेरे घर से निकलने, रात में देर से लौटने वाले रघु के बैंक खाते में 5.5 लाख की मोटी रकम जमा होगी। गली के बड़े बूढ़े सिर हिला हिलाकर कहने लगे, इसे कहते हैं तकदीर। अच्छा खाना पहना भाग्य में नहीं लिखा था, पर बीवी को लखपति बना गया। कुछ ने मन ही मन अफसोस भी किया कि पहले पता रहता तो किसी बहाने कुछ रकम कर्ज में ऐंठ लेते। अब कौन आता वसूल करने। जीते जी तो सभी रघु को उपेक्षा से देखते रहे। कोई खास ध्यान न देता, जैसे वो कोई कबाड़ हो। देर रात चुपचाप घर आना, खाना खाकर सो जाना और सवेरे 8 बजे तक बाहर। महल्ले में लोगों को इतना पता था कि रघुदास थोक कपड़ों की मंडी में दलाली किया करता है। कुछ को ये भी पता था कि जब तक शेयर मार्केट में भी वो जाया करता था। जो हो, सच्चाई अपनी जगह ठोस थी। पत्नी के नाम 5.5 लाख रुपए निश्चित थे। आमतौर पर बैंक वाले ऐसी बातें खुद नहीं बताते। नॉमिनी को खुद दावा करने जाना पड़ता है। वो तो बैंक का क्लर्क विशाल गली में ही रहता है, उसी ने बात फैला दी। अर्चना के घर ये सूचना देने विशाल निजी रूप से गया था और इसी के चलते गली भर को मालूम हो गई ये बात। वो नातेदार पड़ोसी जो कभी उसके घर में झांकते तक न थे, वो भी आकर रघु के गुणों का बखान करने लगे। गली वालों ने एक मत से मान लिया कि रघु जैसा निरीह साधु प्रकृति आदमी नहीं मिलता है। अपने काम से काम, न किसी की निंदा, न चुगली, न झगड़े। यहाँ तो 4 पैसे पाते ही लोग फूल कर कुप्पा हो जाते हैं। अर्चना चकराई हुई थी। ये क्या हो गया, वो समझ नहीं पा रही थी। उसे सहारा देने दूर मायके से माँ, बहन और भाई आ पहुंचे। बाद में पिताजी भी आ गए। आते ही माँ ने नाती को गोद में उठा लिया। बाकी सब भी अर्चना के 4 साल के बच्चे पारस को हाथों हाथ लिए रहते। माँ ने प्यार से माथा सहलाते हुए कहा, बेटी यूं उदास ना रहो। जो होना था वो हो गया। तुम्हें इस तरह उदास देखकर मेरी तो छाती फटती है। पिता ने खांस कर कहा, चाहे तो कुछ दिनों के लिए हमारे साथ चलकर वहीं रहे। यहाँ अकेली कैसे रहेगी, हम लोग भी कब तक यहाँ रह सकेंगे। और ये घर, अर्चना पूछ बैठी, अरे किराएदारों की कमी है क्या। और कोई नहीं तो तुम्हारे मामा को ही रख देते हैं, उसे भी डेरा ठीक नहीं मिल रहा है। अपना आदमी घर में रहेगा तो अच्छा ही होगा। सुनते हो जी, माँ बोली, बेटी की सोनी कलाई देख मेरी छाती फटती है। ऐसी हालत में शीशे की नहीं तो सोने की चूड़ियाँ तो पहनी ही जाती हैं। जरा सुनार को कल बुलवा देते। जरूर, कल ही बुलवा देता हूँ। अर्चना ने स्थायी रूप से मायके जाकर रहना पसंद नहीं किया। ये उसके पति का अपना घर है। पति के साथ 5 साल यहीं तो बीते हैं। फिर पारस भी यहीं पैदा हुआ है। उसने बाप के घर जाकर रहने से मना कर दिया। विशाल के प्रयास से वो बैंक में मैनेजर से मिलकर पति के खाते की स्वामिनी कागजों पर हो गई। पासबुक, चेकबुक मिल गई और फिलहाल के जरूरी खर्चों के लिए उसने 25,000 की रकम भी बैंक से निकाल ली। अब वो पहले वाली निरीह गृहिणी अर्चना नहीं, बल्कि अधिकार भाव रखने वाली संपन्न अर्चना है। पारस को नगर निगम के स्कूल से हटाकर पास के ही एक अच्छे पब्लिक स्कूल में दाखिल करा दिया। अब उसे स्कूल की बस लाती ले जाती है। बेटी घर में अकेली कैसे रहेगी, ये सोचकर माँ और छोटी बहन रीमा वहीं रहने लगी। रीमा वहीं से स्कूल पढ़ने जाने लगी। छोटा भाई भी रोज 1-2 बार आकर पूछ जाता। अब एक काम वाली रख ली गई, वरना पहले अर्चना ही चौका बर्तन से लेकर साफ सफाई का सब काम करती थी। एक दिन माँ ने अफसोस से कहा, कैसा सूना सूना लगता है बेटी का गला। बेटी, मेरा हार यूं ही पड़ा है, ठहरो ला देती हूँ, गले में कुछ डाले रहो। यही माँ है। अभी 2 साल की ही तो बात है। रघु के साथ एक शादी में अर्चना को जाना पड़ा था। यूं तो वो कहीं साथ नहीं जाते थे, लेकिन एक थोक कपड़ा व्यापारी रघु के खास दोस्त थे। उनके घर शादी में वो सपरिवार वहां आमंत्रित थे। अर्चना के कानों में हल्के रिंग थे, लेकिन कलाई और गले में भी तो कुछ चाहिए। सूना गला नहीं जचता था। माँ से हार मांगने गई थी कि शादी में पहनेगी और वापस कर देगी, लेकिन माँ ने ये कहकर साफ इनकार कर दिया था कि शादी ब्याह की भीड़ में कोई छीन कर भाग जाएगा तो। और आज वही माँ उसके सोने गले में अपना वही हार डालने को बेचैन है। मन में कितनी कटु बातें उमड़ी, लेकिन वो बोली, नहीं माँ,
वो पुराने फैशन का हार मुझसे नहीं पहना जाएगा, मैं हार बनवा लूंगी। कई बार रघु से वो झगड़ी थी, कहीं आना जाना हो तो गले में कुछ तो चाहिए। वो चुपचाप सुन लेता। माँ ने सुनार से अर्चना के खर्चे पर ही उसे 4 सोने की चूड़ियां बनवा दी थीं। लेकिन वो दोपहर में बिना किसी को कुछ बताए कपड़े बदल कर निकल पड़ी। जौहरी बाजार उसका देखा हुआ था। रिक्शे से सीधी वहीं पहुंची और एक दुकान में घुस गई। दुकानदार ने हार दिखाए। दाम पूछकर उसने एक हल्का सा किंतु कीमती हार चुन लिया। हार देखकर माँ और बहन की आंखें फटी की फटी रह गईं। अर्चना मन में सोचने लगी कि रुपए के लिए वो बेचारी जिंदगी भर खटते रहे, मेहनत की, न अच्छा खाया पिया न पहना, और मुझको लखपति बना गए। उसका मन भर आया। वो रघु की फोटो के आगे सिर झुकाकर बुदबुदाई, तुम्हारी मेहनत के पैसों का ध्यान रखूंगी, यूं ही बर्बाद ना होने दूंगी। अपने पराये बहुत पहचान में आ रहे हैं, पैसा सबकी कलई उतार देता है। पिता नगर निगम की क्लर्की से रिटायर हुए थे। पेंशन से घर चलाना कठिन होने पर कपड़ा मंडी में उन्होंने एक दुकान का बही खाता लिखने का काम संभाल लिया था। वो एक दिन घबराए हुए आए। बताया कि बरसों पहले ऑफिस के एक मित्र क्लर्क को बैंक से लोन लेने में उन्होंने अपनी जमानत दी थी। पूरा कर्ज वसूल न हो पाया। मित्र रिटायर होकर न जाने कहाँ चला गया है, पता नहीं लगता, और बैंक वालों ने उन पर दावा दायर कर दिया है। अब 15 दिनों में रकम जमा न करने पर घर का सामान नीलाम करा लेंगे या मुझे जेल जाना पड़ेगा। पिता के चेहरे पर हवाइयां उड़ रही थीं। माँ रोने लगी। कितनी रकम का कर्ज था? अर्चना ने सहमते हुए पूछा। कर्ज तो 50,000 का था, पर उसने किस्तों में 30,000 दे दिए थे। बाकी के 20,000 का दावा बैंक वालों ने किया है। माँ ने रोते हुए अर्चना का हाथ पकड़ लिया। बेटी, अब तुम्हारे ही ऊपर है, इन्हें जेल जाने से बचाओ। अर्चना ने बैंक द्वारा भेजे गए कागज देखने चाहे। पिता का चेहरा उतर गया। बोले, बैंक ने अभी तो सम्मन नहीं भेजा है, लेकिन वहां के एक जान पहचान के आदमी ने बताया है कि जल्द भेजने की तैयारी हो रही है। उसने राय दी है कि मैं मैनेजर से मिल लूं और शीघ्र ही रुपए की व्यवस्था करूं। तो कागज आने दीजिए, तब देखेंगे। तुम बात नहीं समझी, सम्मन आने पर तुरंत बात फैल जाएगी, क्या इज्जत रहेगी तब? माँ ने कहा। बेटी, अब माँ बाप की इज्जत तुम ही बचा सकती हो। अर्चना ने चेकबुक निकाली और पिता के नाम 20,000 रुपए की राशि भर उन्हें चेक दे दिया। माँ बाप ने आशीर्वाद की झड़ी लगा दी। घर का वातावरण फिर सहज होने लगा। अर्चना ने हिसाब लगाया। खर्च के लिए पहले निकाली रकम 25,000 लगभग खत्म होने को है। अब ये 20,000 और बैंक की रकम से निकल गई। यूं ही यदि चलता रहा तो सुबह पारस को स्कूल की बस ले गई तो वो कपड़े बदलकर बैंक के क्लर्क विशाल के घर गई। वो बैंक जाने की तैयारी में थे। विशाल जी, अर्चना बोली, मैं सोचती हूँ कि बैंक में पड़ी रकम के लिए कुछ ऐसा उपाय हो कि जब तक उसमें से रुपए निकाले न जा सकें, सुरक्षित रहें। वही तो मैं आपको राय देना चाहता था, विशाल ने उत्साह से कहा। आपने कल 20,000 का एक चेक भुनवाया है। मेरी सलाह मानिए तो पूरी रकम को 5 साल के लिए फिक्स्ड डिपॉजिट में डाल दें। ब्याज भी अधिक मिलेगा और रकम भी सुरक्षित रहेगी। उन्होंने अर्चना को विस्तार से चालू और सावधिक खातों के बारे में समझाया। अर्चना ने पारस की फीस, किताब, कॉपी, कपड़ों और अपने अन्य खर्चों के बारे में बताया तो विशाल ने कहा, आपकी जो जमा रकम है उस पर हर साल 25,000 से ज़्यादा का ब्याज मिलेगा। आप हर माह 2,000 उसमें से ले सकती हैं। इसके लिए आपको बैंक को लिखित रूप में देना होगा। इतने में तो आपके जरूरी घरेलू खर्च चल जाने चाहिए। उन्होंने पारस को नॉमिनी बनाते हुए अर्चना को अपना जीवन बीमा करा लेने की सलाह भी दी। अर्चना के आगे सुरक्षा का नया संसार खुल गया। मन की चिंताएं दूर हो गईं। विशाल के साथ वो बैंक गई और जमा राशि को फिक्स डिपॉजिट में करवा देने की कार्रवाई उसी दिन पूरी कर दी। बैंक से फोन कर विशाल ने बीमा कार्यालय के एक एजेंट को वहां बुलवाया और अर्चना से परिचय कराते हुए जीवन बीमा पॉलिसी के बारे में बातें की। एजेंट समीर ने अर्चना को पॉलिसियों के बारे में समझाया और फॉर्म भरवाने के साथ साथ दूसरी जांचों की भी कार्रवाई पूरी करा दी। बीमे की किस्त अर्चना को हर 3 माह पर नकद देनी थी। समीर ने जिम्मा लिया कि वो समय पर आकर रुपए ले जाया करेगा और कागजी कार्रवाई निपटा देगा। अर्चना लगभग 4 बजे घर पहुंची तो सब चिंतित थे। माँ ने पूछा, इतनी देर कहाँ लगा दी बेटी? बैंक गई थी माँ, कुछ और भी जरूरी काम थे। घर वालों के चेहरे आशंकाओं से घिर गए कि बैंक क्या करने गई थी, पर पूछने का साहस किसी में न हुआ।
2 दिन बाद छोटा भाई हरीश आया और बोला, दीदी कॉलेज से 20 लड़कों का एक ग्रुप गोवा घूमने जा रहा है, हर लड़के को 5,000 जमा करने पड़ेंगे। अर्चना ने सख्ती से कहा, अभी गर्मियों की छुट्टी में तुम मसूरी घूमने गए थे ना, हर छुट्टी में मटर गश्ती गलत है, तुम्हें छुट्टियों में यहीं रहकर वार्षिक परीक्षा की तैयारी करनी चाहिए, मैं इतने रुपए न जुटा सकूंगी। हरीश का चेहरा उतर गया। माँ भी अर्चना का रुख देख कुछ न कह सकी। 3 माह पूरे होने पर समीर आकर बीमे की किस्त ले गया और कागजों पर उससे हस्ताक्षर भी कराए। अर्चना ने साफ शब्दों में माँ को बता दिया कि वो अब पारस की फीस और हरीश की कोचिंग की फीस ही दे सकेगी। रीमा की फीस पिताजी जैसे पहले देते थे दिया करें। समीर की सलाह से अर्चना ने एक स्वयंसेवी संस्था की सदस्यता ग्रहण कर ली। उसके कार्यक्रमों में वो अधिकतर घर के बाहर ही रहने लगी। बाहरी अनुभव बढ़ने और व्यस्तता के चलते अब अर्चना का तन मन अधिक खुश रहने लगा। समीर से अर्चना की अच्छी पटने लगी। अक्सर दोनों साथ ही बाहर घूमने फिरने निकलते। ये देखकर माता पिता सहम थे, लेकिन सयानी और लखपति बेटी को क्या कहते। उसके कारण घर की हालत बदली थी। साल भर बाद ही एक दिन अर्चना माँ से बोली, माँ मैंने समीर से शादी करना तय कर लिया है, तुम्हारा आशीर्वाद चाहिए। माँ को तो कानों पर विश्वास ही न हुआ, हैरान सी खड़ी रह गई। बगल के कमरे से पिताजी भी आ गए। क्या हुआ, मैं क्या सुन रहा हूँ? मैं समीर के साथ शादी करने जा रही हूँ, आशीर्वाद दें। माँ फट पड़ी, तेरी बुद्धि तो ठीक है, भला कोई विधवा। तभी समीर आ गया। उसे देखकर माँ खामोश हो गई, लेकिन आते आते उसने उसकी बातें सुन ली थीं। तो हंसकर समीर बोला, माँ जी आप किस जमाने की बात कर रही हैं? अब जमाना बदल गया है। अब विधवा की दोबारा शादी को बुरा नहीं समझा जाता। जब हमें कोई आपत्ति नहीं है तो दूसरों को क्या लेना देना। खैर, आप लोगों का आशीर्वाद हमारे साथ है, ऐसा हमने मान लिया है। चलो अर्चना। उसी दिन आर्य समाज मंदिर में उनकी शादी संपन्न हो गई। मन में सहमति न रखते हुए भी अर्चना के माता पिता और भाई बहन शादी समारोह में शामिल हुए। माता पिता ने कन्यादान किया। समीर के घर में केवल माँ और छोटी बहन थी और समीर के ऑफिस के सहयोगी भी पूरे उत्साह के साथ सम्मिलित हुए। साथियों ने निकट के रेस्तरां में नव दंपति के साथ सबकी दावत की। अर्चना ने माँ पिता के पैर छुए। फिर अर्चना के साथ सभी लोग उसके घर आ गए तो समीर की माँ ने कहा, समधी जी अब अर्चना को विदा कीजिए, वो अब मेरी बहू है, उसे अपने घर जाने दें। पिता की जुबान खुली, लेकिन पारस? समीर की माँ ने हंसकर कहा, पारस समीर को बहुत चाहता है, समीर भी उसे अपने बेटे की तरह प्यार करता है। पारस को उसका पिता भी तो मिलना चाहिए। अर्चना बोली, पिताजी मेरे इस घर को फिलहाल किराए पर उठा दें, उस पैसे से भाई बहनों की पढ़ाई, घर की देखभाल का खर्च निकल आएगा। चलते समय समीर ने अर्चना के माता पिता से कहा, पिताजी मैंने अर्चना से कह दिया है कि तुम्हारा जो धन है वो तुम्हारा ही रहेगा, तुम्हारे ही नाम से रहेगा। मैं खुद अपने परिवार, पत्नी और बेटे के लायक बहुत कमा लेता हूँ। आप ऐसा न सोचें कि उसके धन के लालच से मैंने शादी की है, वो उसका, पारस का है। फिर माता पिता के पैर छूकर समीर और अर्चना थोड़े से सामान और पारस को साथ लेकर चले गए। अगर आपको आज की कहानी पसंद आई तो वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट कीजिए। ऐसी ही पारिवारिक और दिल को छू लेने वाली कहानियाँ सुनने के लिए मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।